वेलकम बैक। आप देख रहे हैं व्यूअर्स आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। वो ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि एनआईए की स्थापना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है। 300 कर्मचारी इसके अंदर लगे, ऑफिसर्स लगे। एनआईए के पास पीएफआई के कुल 12 केस हैं और 5 एफआईआर के आधार पर यह अब तक की सबसे बड़ी रेड हुई है। इट इज अ मैसिव क्रैकडाउन ऑफ एजेंसीज। अगर हम देखें तो देश में इससे बड़ी रेड एनआईए ने नहीं डाली है। 300 कर्मचारी, अधिकारी, ऑफिसर्स इसमें शामिल रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बाद क्या चीजें सामने निकल के आएंगी वो देखना होगा, लेकिन बेहद सीक्रेटिव होता है ये ऑपरेशन। ये बड़ा ऑपरेशन है। इस देश ने इतनी बड़ा क्रैकडाउन आज तक अभी तक नहीं देखा है। व्यूअर्स, इट इज अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसीलिए आज मैंने अपने कार्यक्रम आर पार का नाम दिया है। पीएफआई का नंबर भी आखिरकार आ गया। मेरी डिबेट्स में, मेरी चर्चाओं में अक्सर कहा जाता था पीएफआई पे कब कार्रवाई होगी, कब पकड़े जाएंगे, लेकिन आज फाइनली पीएफआई पे एक ऐसी कार्रवाई हुई है जो एक तासीर बनेगी। बड़ा क्रैकडाउन है ये, अब तक का सबसे मैसिव क्रैकडाउन एनआईए की स्थापना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी रेड्स है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। जो पीएफआई पे एक्शन हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद केरल में कल बंद बुलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बंद बुलाया जा रहा है। आपने महंगाई पे बंद सुना होगा, आपने बंद सुना होगा किसी और एक्शन के खिलाफ, लेकिन इस बार बंद बुलाया जा रहा है पीएफआई पर एक्शन के खिलाफ। यानी शुक्रवार को बंद रहेगा और एनआईए की कार्रवाई के विरोध में बंद होगा। शिवम त्यागी, 22 नेता गिरफ्तार हुए टोटल, और यह बंद की नई परिभाषा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में आतंकवाद पर भी बंद बुलाया जा सकता है और अगर उस पर कार्रवाई की जा रही है तो उस पर भी बंद बुलाया जा सकता है। ये शर्मनाक है। दूसरा, एसडीपीआई के नेता ने कहा कि आज तक अगर हम कहीं पर आए हो, कन्विक्ट हुए हो तो बता दीजिए मुझे। 2013 में 21 आपके एक्टिविस्ट पकड़े गए थे जिनको 2016 में एनआईए ने चार्जशीट किया था और वो कन्विक्ट हुए थे। तो आप अगर ये कहते हैं कि आप नहीं पकड़े गए तो आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, शादाब चौहान ने कहा कि इंडिविजुअल की बात को आप पूरी उस पर क्यों लाते हैं, पूरे फिटमेंट पर क्यों लाते हैं। याकूब मेमन पर मर्सी पिटिशन डालने वाला पीएफआई था और ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाला अपनी मैगजीन में पीएफआई था। राजीव गांधी के कत्ल में मुस्लिमों को छोड़ा जाए इस बात की पिटिशन करने वाला पीएफआई था। इसके अलावा अगर तमाम तरह की बात करें, माओइस्ट अटैक जितने भी हुए उसको सपोर्ट करने वाला पीएफआई था। हल्दिया में जो केस हुआ था आपका, उसमें पीएफआई था। हाथरस के केस में पीएफआई था। तमाम जगहों पर आप हैं और अगर मैं कत्ल की गिनती गिनाने लगूं तो मुझे लगता है शायद पूरा शो खत्म हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस देश से लेकर तमाम, आप जैसे मोहम्मद से इन्वॉल्व पाए गए, आप आईएचएच एक बात बताइए जी, आप और मैं सुरक्षित है, दानिश जी सुरक्षित है, शादाब चौहान सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अब उनकी कार्रवाई पर बंद बुलाया जाएगा। आप और हम ही सुरक्षित हैं। शादाब चौहान और उसके अलावा और जो तमाम लोग हैं ये तो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि पीएफआई है। एनआईए को तो इन पे विश्वास ही नहीं करते ना, ये तो एनआईए को मानते ही नहीं। एनआईए तो इनके लिए सिर्फ खिलौना है कि उन्होंने ऐसे ही एक साथ आए, रेड कर दी। पॉलिटिकल फिटमेंट नहीं है एनआईए। उन्होंने सारी चीजों को करके, प्लान करके, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी शिवम, मैं आपको एक बात बता दूं, बात सुरक्षा की तो एक बात याद रखिए कि हमारे मुल्क में सारे नागरिक सुरक्षित जो हैं वो हमारी सेना और हमारी एजेंसीज के ऊपर है। सवाल ये है कि जब उसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन, स्वागत करिए, सुनिए तो स्वागत करिए ना, सुनिए, जब पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन शुरू होता है ना, दानिश ऐसे नहीं, बंद का खंडन करिए। आपको लगता है गलत है? सुनिए मेरी बात, सुनिए। अगर मुझे तो नहीं लगता कि उसको खंडन करने की जरूरत है या वेलकम करने की जरूरत है। अगर लगता है कि एंटी डेमोक्रेटिक ये पूरा प्रोसेस है या कॉल है, तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ आपकी राय क्या है? वैसे तो हर बात पे राय रखते हैं।
वैसे तो आप हर बात पे राय रखते हैं, इस पर आप इस देश में सुनिए, मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में सबके पास संवैधानिक अधिकार है, और अगर वो क्या संवैधानिक अधिकार है अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है उसको बचाने का भी? अरे आप सुनिए मेरी बात, इस देश में एक सवाल का जवाब के कातिलों को भी बचाने का जवाब अमीर जी मेरा इनसे मौका नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी जब भी कोई दंगा, मैं कह रहा हूं पब्लिक डिस्कोर्स कराने का, इस देश में कोर्ट में उनका लीगल राइट हो सकता है। एक जवाब दीजिए अमीर जी, आप दिलवा दीजिए अपनी तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी हर बात पर ये कहते थे कि अगर पीएफआई हर दंगे में है तो इसको बैन क्यों नहीं करते? आज जब बैन कर रहे हैं तो कह रहे हैं अपना राइट है। क्या इस देश में प्रधानमंत्री के कातिलों को बचाव का अधिकार है? तो बाकी के लोगों को नहीं है, बाकी लोगों को नहीं है। दूसरे नंबर की बात आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, कि जो आज मैं आप फिर से कह रहा हूं कि एजेंसी ने आज कार्रवाई की है, एजेंसी की कार्रवाई कन्विक्शन तो नहीं है, ठीक है, ऑर्डर तो नहीं है। ऑल ऑडियोज डाउन। करनैल सिंह जॉइंस मी, फॉर्मर डायरेक्टर ईडी। करनैल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर आर पार में। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, एंड इट इज अ बिग वन। बार बार एनआईए की जब रेट्स की बात हो रही है तो बोल रहा है कि कन्विक्शन रेट कम है, एनआईए कार्रवाई कर रही है तो वो बता क्यों नहीं रही है? प्रोसीजर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है मिस्टर करनैल सिंह, वो ये है कि ये एनआईए की स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी रेड है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेड्स हैं ये जो हो रही हैं। जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हमारी कंट्री में, हमें उन पे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस जो हैं इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती हैं, और इन फोर्सेस को कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी भी यूज कर सकती है। एंड पास्ट में देखा गया है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन बनी थी, उसको एक्सटर्नल एजेंसीज ने यूज किया था। तो सिमिलरली लश्कर तौयबा है, दूसरी एजेंसीज हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे कंट्री में डिस्ट्रप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिस्ट्रप्टिव एक्ट करते हैं लोग, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनआईए ने जो एक्शन लिया, ईडी ने जो एक्शन लिया और स्टेट पुलिस ने जो एक्शन लिया, ये अवेटेड एक्शन था, बहुत जरूरी था। मैंने खुद पीएफआई के बारे में स्टडी किया था जब मैं ईडी में था, केस भी रजिस्टर किया था, ईसीआई रजिस्टर की थी, और इसकी एक्टिविटीज काफी ब्रॉड हैं। आज की डेट में तो 24 स्टेट्स में इसकी एक्टिविटीज हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और एनआईए ने जो काम किया है, करनैल सिंह को कोई अगर व्यक्ति नहीं जान रहा हो तो मैं बता देता हूं, ईडी के टॉप ऑफिसर रहे हैं करनैल सिंह, एंड वन ऑफ द वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर्स रहे हैं करनैल सिंह। करनैल सिंह, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है पीएफआई पर, क्या हम बैन भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं? बिल्कुल, पीएफआई को प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में बैन करना चाहिए, इसको उसके शेड्यूल 1 में डालना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा इनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको शेड्यूल 4 में भी डालना चाहिए, उनको भी उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियल इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे इस तरह की एक्टिविटीज करने वालों के, तब तक ये जो है कहीं ना कहीं से एक्टिविटीज करते रहेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि ये बंद करने जा रहे हैं केरला में, तो सारी एक्टिविटीज होती है फंडिंग की वजह से होती है। एक और सवाल, क्योंकि पीएफआई सिमी का एक रूप था, क्या आपको लगता है पीएफआई सिमी का रूप था, क्या उसके बाद भी कोई नया प्लान होगा? पीएफआई के बाद कुछ और हो सकता है, बैन हो जाए उसके बाद कुछ और, उस पर भी नजर रखनी होगी एजेंसीज को? बिल्कुल, पीएफआई पे, सिमी पे तो ऑलरेडी नजर है एजेंसीज की, पीएफआई पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इसकी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी कंट्री में डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस का सहारा लेके फिर घुस सकती हैं, और इसलिए इन पर नजर रखना, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इनको बैन करना बहुत बहुत जरूरी है। जी जी जी, मेरे साथ असगर खान है, वकील है, एडवोकेट है। असगर खान, आपने सुना अभी कुछ देर पहले करनैल सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर ईडी ने किस जो बात को बोला है, व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है कि ये जो क्रैकडाउन है इट इज नेसेसरी फॉर माई एंड योर सिक्योरिटी, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ये तो करनैल सिंह साहब ने तो उसके प्रोसेस के बारे में बताया, और जो भी बताया वो बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में डिस्कस हुआ। भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट को मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट सिर्फ लूँगा, सारी बातों को अपने उसमें रख दूंगा, कि जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट की बात है, उस सारे केसेस में होता है जिनमें कन्विक्शन है। ये तो कानून है, और हमेशा से, जब से हमारे हिंदुस्तान का कानून वजूद में आया,
जब से है वो किताबों में मौजूद है। तो जिनमें कन्विक्शन होगा उनमें भी और जिनमें नहीं भी है। अगर कोई ये हम ये कहूँ, मैं भी ये कहूँ कि इसमें जो टेररिज्म पे आप बात करते हैं उसकी रेट ऑफ कन्विक्शन कितनी है, 2 to 6% है। और अब ये भी जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया था कि अगर कोई आदमी, पहले बस सिर्फ 1 मिनट देते हैं मुझे, कि अगर कोई आदमी 10 साल 20 साल 15 साल 12 साल रह लेता है जेल में, उसके पीछे खड़े हुए 50 लोग सफर करते हैं जो विक्टिम बन जाते हैं, तो वो उन सब का जवाबदेही कौन होगी, उसको कंपनसेट कौन करेगा। इसलिए 1 मिनट सुन लीजिए सिर्फ बात। बहुत सारी चीजें, अब जैसे अपने बंद की बात करी, बंद आज आप उसको बंद की बात करें, टेररिज्म के लिए बंद, ये कल का बंद फैसला करेगा कि ये टेररिज्म के लिए है। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। ओके, लेट मी गेट रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड जी, रिजवान भाई, करनैल सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, करनैल सिंह साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। अमीश भाई, आपको मैंने 1.5 मिनट दे दिया अपनी बात। मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, क्या है। ओके, करनैल सिंह 30 लेट करनैल सिंह कम इन, लेट करनैल सिंह रिस्पोंड, रिजवान अहमद रिस्पोंड। अगर ये ट्रेनिंग आरएसएस क्या करता है? ओके, अगर फंडिंग आरएसएस क्या टेररिस्ट एक्टिविटी करता है? अगर आरएसएस ऐसा करता होता तो कब का बैन हो जाता। अरे भाई, आप कमाल की बात करें, आरएसएस टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, ट्रेनिंग देते हैं हथियारों की। अरे भाई, हमने खुद देखा है, आप ही दिखाते हो अपनी स्क्रीन पे। वो आप कह रहे हैं आरएसएस आरएसएस की किसी शाखा में जाएंगे, सूर्य प्रणाम आपको करना सिखाएंगे, आरएसएस की किसी शाखा में जाएंगे आपको दंडवत प्रणाम करना सिखाएंगे। आरएसएस की शाखा के अंदर बम चलाने नहीं सिखाया जाता, बम बनाना नहीं सिखाया जाता। देखिए अमित साहब, ये शरीर पे बम कूदना नहीं सिखाया जाता है। क्या है आपके पास सबूत? एक सेकंड, ऐसे इल्जाम मत लगाइए। यू कांट। ओके, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट। ऑडियो डाउन, एक करके। मैं आपकी बात आता हूं करनैल सिंह साहब। कंपेयरिंग आरएसएस एंड पीएफआई, क्या आपको लगता है दिस इज लॉजिकल? नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद एविडेंसेस देखे हैं पीएफआई के खिलाफ, जो उनके एक्शंस हैं, जो कंट्री में डिसरप्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज है, मैं पहले भी कह रहा था कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पे इंपिंज करती हैं। और हमारे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए, आम आदमी के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो उसका रिपरकशंस बहुत खराब होंगे। दूसरे, अभी एक बेनिफिट ऑफ डाउट और कन्विक्शन की बात हो रही थी। जी। मैं आपको बता दूं, ईडी का कन्विक्शन रेट 85% से अबव है, पहली बात। दूसरी, कन्विक्शन बहुत अच्छा है। और तीसरी बात, डाउट तब जाता है जब किसी उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना दिखेगा। ओके। सिंह साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, विल गेट बैक टू यू। आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, वी विल अगेन कनेक्ट यू। ओके, रिजवान अहमद कुछ अपनी बात को कहना चाह रहे थे। रिजवान अहमद, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। रिजवान अहमद जी। आमिश भाई, एक तो आज बड़ी अच्छी बात हुई, ये जुबैर भाई ने और दानिश कुरैशी जी ने 2 बार बेनिफिट ऑफ डाउट बोला। तो चलिए, आज एक बात साबित हो गई कि जो लोग ये गिनाए जाते थे कि वो 5 साल बाद छूटा, वो 10 साल बाद छूटा, वो भी शायद बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से छोड़े गए होंगे। उनको हम बेगुनाह नहीं मान सकते। बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरी बात, अमीश भाई, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मिशन भारत। सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, जिनको कोर्ट ने छोड़ दिया वो बेगुनाह है। मिशन भारत, गुनाहगार सिर्फ वो हैं जिनको कोर्ट ने कन्विक्शन की है। अच्छा, एक मिनट मैं बोल लूं। वही मैं समझा रहा था कि हर जो आदमी छोड़ दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह हुआ ही नहीं। वो एविडेंसेस पे डिपेंड करता है। मैं यहां पर आपसे जरह नहीं करना चाहता, ठीक? तो फिर आज कहिए मोदी बेगुनाह है। 1 मिनट रुकिए, कहिए मोदी बेगुनाह है, कहिए देश के सामने मोदी बेगुनाह करे और उसको भुगते कोई और। ये कौन सा कानून है भाई हमारे मुल्क का? ये मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। कोई और करे, मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। कन्विक्शन किसी और की हो। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। जेल में रह गया है, उसकी पूरी नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। कहिए ना, बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। अरे बताइए ना, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। ये सिर्फ हो रहा है सरकार के इशारों पर, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, बताइए। आज का आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। एग्जाम्पल है, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। आपने जेल में इसलिए, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। के खिलाफ आवाज उठाई,
नरेंद्र मोदी बेगुनाह है या नहीं बताइए? लालू प्रसाद को अंदर डाला, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है या नहीं? आजम खान को अंदर नरेंद्र डाला, मोदी बेगुनाह है या नहीं? आप ये बताइए। लालू यादव को अंदर डाला, आवाज उठाई थी। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? असगर खान आप पेशे से वकील है, ऑल ऑडियो साउंड। आप क्या कह रहे हैं? पेशे से वकील है, लालू यादव को अंदर डाला क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। लालू यादव करप्शन के मामले में अंदर गए थे भाई, आवाज उठाने का मामला क्या था? कोर्ट ने डाला है अंदर उनको, कोर्ट ने अरेस्ट करवाया उनको। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना इससे? कमाल की बात है।